चलिए बोलिए राधे राधे। क्या बोलना है? राधे राधे। जब तक नहीं बोलेगा जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। बोलो राधे। हाँ, राधे राधे। देखते हैं। राधे राधे। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है स्वागत है। अब आप बताइए क्या बताने वाले हैं, है ना? यहाँ जो है देखिए, ओहो, यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग यह पीसीएस 2016 में, यूपी पीसीएस 2016 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन यांत्रिक तरंग है? समझ रहे हैं बात को? बहुत फ्री होकर, बहुत आराम से समझिए, गंभीरता पूर्वक समझिए, घबराना नहीं है। जल्दी जल्दी 4 पेज लिख के नोबेल प्राइज न मिलना है, ये दिमाग में सबसे पहले बांध लो। एक पेज को, एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ने से रिजल्ट आता है। समझ रहे हैं ना? हम वीडियो में ही बताए थे, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के विषय में बताए थे। पानी में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करती है, पूर्ण आंतरिक के विषय में बताए थे, परावर्तन के विषय में। एसिड बताए थे, एसिड बताए थे। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न है कि आप वीडियो देख लेंगे। और एएसओ का एग्जाम हुआ है कल परसों, उसमें हूबहू क्वेश्चन पूछा हुआ है, हूबहू, है ना? ऑन कैमरा बोल रहे हैं, मिला लीजिएगा, हूबहू क्वेश्चन मिला हुआ है। चलिए यहाँ जो है देखिए, ये आपका है वेव तरंग, इसको बोलते हैं वेव तरंग। समझ रहे हैं? पढ़ेगा नहीं, तैयारी नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा। आजकल के वाइफ मारती है इससे, है ना, कि बाहर कोई जाने भी नहीं और काम भी उसका बन जाए। समझ रहा है ना? कोई कोई तो ज़्यादा परेशान करेगा, मरती है, बस कन में झंझना जाता है। कनवा जो झंझनाता है ना, जो झंझनाना हुआ ना, जो कंपन हुआ, उसी को बोलते हैं वेव तरंग। आ गया समझ में ना? उसी को बोलते हैं तरंग, वेव। यह जो है यांत्रिक और अयांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंग के अंतर्गत अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स वेव और अनुदैर्ध्य, ट्रांजिस्टर वेव। तो अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, यांत्रिक तरंग। एक क्वेश्चन दे देता है कि ध्वनि तरंग, जल तरंग और स्प्रिंग का तरंग, ये सब यांत्रिक तरंग है। क्यों? कि ध्वनि तरंग ये सब अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य दोनों ये सब हुआ, तो यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आ गया। तो अब यहां से समझो, अब अयांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, अयांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। हमको उससे मतलब नहीं है कि आप क्या जानते हैं, नहीं 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 नहीं, हम क्या आपको बता रहे हैं इससे मतलब है। साधारण क्वेश्चन के चक्कर में मत रहो। वो तुम भी जानता है, वो भी जानती है जिससे तुम बात करता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के चक्कर में रहो, तब एक्स्ट्रा बनेगा। ये तो आप जान गए कि तरंग किसको कहते हैं, कंपन को कहते हैं। यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग, डायरेक्ट क्वेश्चन पर फोकस करो। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग यांत्रिक तरंग है? तो अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य दोनों यांत्रिक तरंग है। क्यों? क्योंकि यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और अयांत्रिक तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे में विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि अयांत्रिक तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम लोग क्या जानते हैं? प्रकाश क्या है?
तो अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि क्या है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि क्या है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। यही ना हम लोग जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन दे देगा कि प्रकाश अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य नहीं विकल्प में देगा, तो आप क्या करेंगे? सभी विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, दिमाग में रखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होते हैं और प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पर लाइट के लिए ये पढ़े हैं ना कि लाइट सबसे अधिक कहाँ होती है? ठोस द्रव गैस निर्वात। तो लाइट सबसे अधिक, लाइट का चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में होती है, यानी कि वहाँ पर माध्यम नहीं है। तो माध्यम की आवश्यकता प्रकाश के लिए हुआ नहीं ना हुआ। तो लाइट जो है अयांत्रिक तरंग है। लाइट जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। पॉइंट को समझिएगा। अनुप्रस्थ तरंग कौन तरंग है? तो यांत्रिक तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग कौन तरंग है? तो यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अयांत्रिक तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है, इसलिए कि ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। तो जब ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है यानी कि यांत्रिक तरंग हो गया। तो इसमें तो अनुदैर्घ्य नहीं दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि यांत्रिक तरंग कौन है? तो यांत्रिक तरंग कौन है? ध्वनि। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग। होगा कि नहीं होगा? तो फिर ये तीनों बच गया, जे क्या होगा? तो ये जो तीनों जो बच गया यह हो गया विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया, अयांत्रिक तरंग। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। जैसे में इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण है, ठीक उसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग 7 तरंग बताएंगे। सातों को दिमाग में रखना, क्वेश्चन दे देगा, नहीं छूटेगा। कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है या कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। जिस प्रश्न में दे दिया कि कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, जिस प्रश्न में न दे दिया वो तो लफड़े लगा देता है। चारों के विषय में जानकारी होना चाहिए ना। कोई न बोल देता है तो कितना एकदम दिमाग खराब हो जाता है। वैसे न दे दिया तो समझो कि उसको गंभीरता पूर्वक लेना है। तो ध्वनि यांत्रिक तरंग कौन है? तो ध्वनि तरंग। क्योंकि यांत्रिक तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य है, अनुदैर्घ्य तरंग यांत्रिक तरंग है। इसलिए यांत्रिक तरंग कौन हो गया? ध्वनि तरंग। और बाकी सब कौन हो गया? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। अब एक बात बताइए, एकदम आराम से इसको नोट आप बना लीजिएगा, इसी तरह से नोट आप बनाइएगा, एक नजर देखिएगा तो माइंड में आ जाएगा। अब इसको जो है देखिए क्वेश्चन क्या देता है ऐसे। अब आगे जो है देखिए आराम से, कोई घबराहट नहीं। फिर इसके बाद क्वेश्चन न बनेगा तब बोलना। अब इसको बाद जो है देखिए, आपका यह हो गया अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, और ये हो गया अनुदैर्घ्य। विद्युत चुंबकीय तरंग को हम स्पेशल बताएंगे इसी में बहुत ढंग से, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग, तो जैसे मैं मान लिया कि अनुप्रस्थ तरंग का ए होता है, इसको बोलते हैं श्रृंग, इसको बोलते हैं गर्त। यानी कि श्रृंग प्लस गर्त को मिलाकर अनुप्रस्थ तरंग का निर्माण होता है। अनुप्रस्थ तरंग तरंग की दिशा में, और अनुप्रस्थ तरंग तरंग की दिशा में लंबवत संचरण करती है, लंबवत संचरण करती है। और यह संपीड़न और विरलन में होता है। संपीड़न और विरलन किसको कहते हैं? तो ये स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग का जो सिकुड़ा हुआ भाग है इसको बोलते हैं संपीड़न, संपीड़न बोलते हैं। और जो स्प्रिंग को खींच देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो इसको बोल देंगे विरलन। तो इस संपीड़न और विरलन को मिलाकर अनुदैर्घ्य तरंग का निर्माण हुआ है। और अनुदैर्घ्य तरंग में जो संचरण होती है वह तरंग की दिशा के समानांतर होती है, समानांतर होती है। इसको आप दिमाग में रखना। अनुप्रस्थ तरंग का निर्माण श्रृंग और गर्त के रूप में होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? तालाब के नीचे आप गए हैं, तालाब में गए हैं, नदी में गए हैं, और एक पत्थर जो ऐसे मारे, तो पानी का जो हल्फा होता है से ऐसे ऐसे न होता है हल्फा, समझ रहे हैं ना? हल्फा ऊपर में होता है कि पानी के अंदर होता है?
अब ये जो बता रहे होंगे, ये आपको मन में चल रहा होगा कि ये तो हम जानते हैं। अब यहाँ के बात से दिमाग को बहुत शांत रख के सुनिए। पानी के, जब पानी में पत्थर फेंकते हैं तो पानी के ऊपर हल्फा ऐसे ऐसे मरता है। इसका मतलब यह हो गया कि ठोस और द्रव के सतह पर, ठोस और द्रव के सतह पर, ठोस और द्रव के सतह पर अनुप्रस्थ तरंग होता है। ये नहीं कि ठोस और द्रव के सतह में। आया समझ में? क्वेश्चन है, आप सुने होंगे, पढ़े भी होंगे कि अनुप्रस्थ तरंग ठोस और द्रव में उत्पन्न होता है, ठोस और द्रव में उत्पन्न होता है। अरे आदमी, ठोस और द्रव में नहीं, ठोस और द्रव के सतह पर, ठोस और द्रव में नहीं, अंदर में नहीं, सतह पर उत्पन्न होता है। उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग उसको कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से अनुप्रस्थ तरंग कहाँ होती है, किस में होती है? तो ठोस और द्रव में। सदैव कट जाएगा। ठोस और द्रव में ना, ठोस और द्रव के सतह पर, और ठोस और द्रव में अनुप्रस्थ तरंग नहीं होती है। अब अनुदैर्ध्य तरंग फिर ठोस द्रव गैस सब में होती है। अनुदैर्ध्य तरंग सतह पर भी होती है, और सतह के अंदर भी होती है, और ठोस द्रव गैस सब में होती है अनुदैर्ध्य तरंग। दिमाग में, इसको दिमाग में रखो, इसको दिमाग में रखो, अनुदैर्ध्य तरंग सब। इसको दिमाग में रखो, ठोस द्रव के सतह पर, ठोस द्रव में नहीं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से समझो, इसको एक बार और रिवीजन करो, इसके बाद बताते हैं। बहुत यूनिक क्वेश्चन है जो आपको मिस्टेक हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग क्या हो गया कि श्रृंग और गर्त के रूप में होता है, उसको अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। और संपीड़न और विरलन के रूप में होता है, उसको अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। स्प्रिंग सिकुड़ा हुआ है, संपीड़न हो गया, वैसे इसको खींचेंगे तो वो विरलन हो गया। अनुप्रस्थ तरंग लंबवत दिशा में संचरण करती है। कोई आपसे पूछे कि अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषा क्या है बताओ, तो अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषा की लंबवत दिशा में संचरण करती है। अनुदैर्ध्य तरंग समानांतर दिशा में संचरण करती है। हम बोल रहे हैं ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, गैस में ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है, तब अगल बगल भी जा रहा है, सुनाए। दिमाग में इसको रखिएगा। यानी कि अनुप्रस्थ तरंग लंबवत तरंग की दिशा के लंबवत संचरण करती है, और यह समानांतर संचरण करती है। यह संपीड़न और विरलन के रूप में होती है, और यह श्रृंग और गर्त के रूप में होती है। अनुप्रस्थ तरंग किस में होती है? ठोस द्रव के सतह पर, ठोस द्रव में नहीं, ठोस द्रव के सतह पर। समझ रहे हैं बात को? अब अनुदैर्ध्य तरंग किस में होती है? सब में। समझ रहे हैं बात को? अब इसको हटाते हैं, नोट बना लीजिएगा। अब इसको ध्यान से समझिए। पढ़ना बड़ी बात नहीं है, कंप्लीट करना, तैयारी करना बड़ी बात है। वो कैसे से हम लोग जो है देखते जाइए। अब आगे जो है देखिए क्या है क्वेश्चन से। जैसे मैं आपको प्रश्न देगा कि प्रकाश कौन सा तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग विकल्प में नहीं रहेगा तो आंसर क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग ही, विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश कौन सा तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग। ये नहीं रहेगा विकल्प में तो ए आंसर होगा, ये नहीं रहेगा तो ए आंसर होगा। चलो अब आओ यहाँ पर। ध्वनि, ध्वनि कौन सा तरंग है? आ रहा है ना दिमाग में? अनुदैर्ध्य तरंग। आ रहा है ना दिमाग में? अनुदैर्ध्य तरंग। आ रहा है ना दिमाग में? अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग ना है तो और कौन चीज है? अनुदैर्ध्य तरंग है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आंसर चेंज हो जाएगा। अब यहां से समझो कैसे से, देखो ठोस, द्रव और गैस। तो ध्वनि तरंग ठोस में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होता है, और अनुदैर्ध्य दोनों होता है। द्रव के सतह पर अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ होता है। और द्रव के अंदर में, द्रव के अंदर में अनुदैर्ध्य होता है, और गैस में अनुदैर्ध्य होता है।
अब देखो यहां पर यह अलग क्वेश्चन है, यहां पर यह अलग क्वेश्चन है, समझ रहे हैं बात को। हम लोग क्या याद किए हुए हैं, ध्वनि तरंग कौन सा तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। लेकिन क्वेश्चन दे देगा कि ध्वनि तरंग ठोस में क्या होती है, फिर भी मार्दा अनुदैर्घ्य। अरे ठोस में दोनों अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों होती है। द्रव्य में तो द्रव्य में तो अनुदैर्घ्य, द्रव्य के सतह पर तो अनुप्रस्थ, गैस में तो अनुदैर्घ्य तरंग। गैस में जो होती है से अनुदैर्घ्य तरंग होती है गैस में। तो ध्वनि तरंग से क्या क्वेश्चन हुआ बताओ, खाली ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग याद रखे से काम चल जाएगा, नहीं। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग नहीं रहेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग, इतना आप जान गए। जल तरंग, ध्वनि तरंग, जो स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग होते हैं सब यांत्रिक तरंग होते हैं। माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है अयांत्रिक तरंग। इसका मतलब है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि लाइट के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लाइट सबसे अधिक निर्वात में होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा और आगे जो है देखते हैं। मेरे जीने में मेरे मरने में तेरा ही नाम आएगा, अगर सांसें रोक लूं फिर भी तेरा ही बदनाम होगा। समझ रहे हैं बात को। हर एक धड़कन में जब तुम हो, यहां जो है देखिए ये आपका है विद्युत चुंबकीय तरंग, ये है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग से क्वेश्चन देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग के खोज के उनके यह सिद्धांत कौन दिया, तो मैक्सवेल। मैक्सवेल विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होती है प्रकाश का वेग के बराबर होती है। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका जो वेग है प्रकाश का वेग के बराबर होता है। यानी कि प्रकाश का वेग देखो, ये ठोस है, ये द्रव है, और यह गैस है, और यह निर्वात है। निर्वात है, यहां ध्यान से समझो। तो विद्युत चुंबकीय तरंग ठोस में भी होती है, द्रव में भी, गैस और निर्वात। यानी कि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में यह चल सकता है, पॉइंट को समझिएगा। लेकिन प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है, तो निर्वात में। कहाँ, तो निर्वात में। निर्वात में, निर्वात में इसका वेग सबसे अधिक कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और यदि इसमें न दे देगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का वेग का खोज कौन किया, रोमर। दिमाग में आ रहा है ना बात। प्रकाश का वेग का खोज कौन किया, तो रोमर। एक बात जानते हैं कब खोज किया बताओ, 1676 में। तो 1666 में क्या हुआ, न्यूटन ने यह बताया कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। और 1676 में रोमर ने प्रकाश के वेग को निर्धारित किया। प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ, था निर्वात में। कितना, था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि ये नहीं देगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने किया, तो मैक्सवेल। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होते हैं, तो अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतना आप जान गए। अब ये जानना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको देता है। अब यहाँ जो है देखो, जैसे मैं यहाँ पर दिया हुआ है रेडियो तरंग, एक्स तरंग, प्रकाश तरंग, तो ये सब क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ जो है देखिए,
रे सु आ द्वीप ए गा। इसको आप याद रखिएगा, रेसुआ द्वीप एगा। 1 2 3 4 5 6 7। यह क्वेश्चन खाली जानने से नहीं होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग मैक्सवेल खोज किया। विद्युत चुंबकीय तरंग का जो निर्माण होता है वो फोटोन से होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल वेग प्रकाश का वेग के बराबर होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। किलोमीटर में पूछ देगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश का वेग की खोज रोमर ने किया था 1676 ईस्वी में। अब यहाँ देखो कौन कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको देखना है। रे से क्या हो जाएगा, रेडियो तरंग। रेडियो तरंग यानी कि रेडियो तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये देखो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। यांत्रिक तरंग ये हो गया ध्वनि तरंग। यांत्रिक तरंग हो गया ध्वनि तरंग। लेकिन ये सब जो हो गया से अयांत्रिक तरंग हो गया। ये सब जब हो गया से अयांत्रिक तरंग हो गया। अयांत्रिक तरंग इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इस याद रखना, रेसुआ द्वीप एगा रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त, अवरक्त। और दृश्य क्या हो गया, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट। अब यहां देखो प से क्या हो गया, परावैंगनिक किरणें। ए से क्या हो गया, एक्सरे। गा से क्या हो गया, गामा किरणें। इससे क्या हो गया, तो गामा किरणें। अब यहां पर देखिए सबसे पहले तो इसको आपको माइंड में एकदम नोट कर लो। यह हर जगह दरोगा हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, हर जगह यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है और कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। यहाँ पर आप फंसोगे। इसके चक्कर में आपका है वो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, इसमें भी फंस रहे हो आप। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है तो ठोस में क्या है, तो दोनों है। द्रव की सतह पर क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। द्रव की सतह में क्या है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। गैस में क्या है, ध्वनि तरंग तो अनुदैर्घ्य तरंग है। यहाँ पर अब यहाँ पर सवाल यह है कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है और कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो रेसुआ द्वीप एगा, इसको दिमाग में रखिएगा। रेसुआ द्वीप एगा रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश, परावैंगनिक किरणें, एक्सरे और गामा किरणें। इसको आप जान रहे हैं। अब जानते हैं क्वेश्चन क्या दे देगा, देखिए। अब फिर ये दृश्य प्रकाश को, दृश्य प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। दृश्य प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। बयानी ह पिनाला, बयानी ह पिनाला, यह फिर 7 रंगों का ही मिश्रण हो गया दृश्य प्रकाश। अब यहाँ देखो जो आप लोग जानते हैं कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है रेड का और सबसे कम होता है बैंगनी का। तो इसको याद रख लो, यह जो है बढ़ते क्रम में है, यह जो है बढ़ते क्रम में है। बैंगनी का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, फिर इसके बाद आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी या रेड, यानी कि सबसे अधिक किसका हो गया, तो रेड का हो गया। तो बयानी ह पिनाला जो आप याद रखते हैं, तो बैंगनी से बढ़ते क्रम तरंग दैर्घ्य इसका हो गया, रेड तक चला गया। समझ रहे हैं बात को। तो यह दृश्य प्रकाश का है, दृश्य प्रकाश का है। लेकिन क्वेश्चन आपको यह दे देगा, ध्यान से समझना, कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसमें नहीं, दृश्य प्रकाश में नहीं पूछ रहा है। तरंग दैर्घ्य तो इसमें सबसे अधिक रेड का है, इसमें सबसे कम बैंगनी का है। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक रेड का, इसके बाद जितना भी क्वेश्चन पूछे, विचलन कम, अपवर्तनांक कम, परिकीर्णन कम, सब हो जाएगा रेड का। अब बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम, जितना भी क्वेश्चन पूछे सब इसका उल्टा हो जाएगा। बैंगनी का उल्टा, बैंगनी का तरंग दैर्घ्य कम है, और इसके अलावा जितना भी क्वेश्चन पूछे कि अपवर्तनांक अधिक किसका होता है, तो बैंगनी का। परिकीर्णन अधिक किसका होता है, तो बैंगनी का। विचलन सबसे अधिक किसका होता है, तो बैंगनी का।
एक क्वेश्चन और हम बताए थे कि कांच में किस रंग का प्रकाश सबसे कम होती है, कांच में, नोट कर लेना, भीड़ से अलग कर देगा, तब बैंगनी। कांच में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक होता है, तो रेड। कांच में किस रंग का प्रकाश सबसे कम होता है, चाल, तो बैंगनी का। कांच में किस रंग का चाल सबसे अधिक होता है, तो रेड का। इसको आप दिमाग में रख लेना। लेकिन क्वेश्चन यह नहीं कह रहा है, क्वेश्चन यह कह रहा है कि किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है, इतना में से क्वेश्चन कह रहा है, इसमें से नहीं, इसमें तो आप जानते हो, इसमें से कह रहा है क्वेश्चन। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये घटते क्रम में लिखा हुआ है, इसको आप दिमाग में रखो। ये जो लिखा हुआ है से घटते क्रम में, घटते क्रम में जो है ये लिखा हुआ है, दिमाग में। ये जो लिखा हुआ है से बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। तो रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, इसके बाद सूक्ष्म तरंग, अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स किरणें, गामा किरणें। यानी कि जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है उसमें से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है रेडियो तरंग का। इसके बाद सूक्ष्म तरंग, इसके बाद अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्सरे, गामा किरणें। इसको आप नोट कर लीजिएगा, रेसुआ, द्रीप, एगा, यानी कि ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन देगा कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है या कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये आपको कंप्लीट हो गया। अब एक एक करके जानेंगे। रेडियो तरंग रडार में प्रयोग में लाया जाता है। रॉबर्टसन वाट ने इसकी खोज किया था रडार का। रडार में इसका प्रयोग किया, रडार सोनार से हम बता चुके हैं, देखते तो है नहीं वीडियो, कंप्लीट करो। कल एग्जाम हुआ एएसओ का, क्वेश्चन एकदम हूबहू क्वेश्चन टकराया हुआ है, क्वेश्चन आप लोड किया हुआ है, वीडियो देख लेंगे आप। अब यहाँ जो है देखो, रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया था, मार्कोनी ने किया था रेडियो तरंग का खोज। रेडियो तरंग, बेतार का तार, दीर्घ रेडियो तरंग, ये सब आयन मंडल से संबंधित है। आयन मंडल नोट कर लेना, आगे हो सकता है क्वेश्चन देगा, प्रीवियस में सब ये एग्जाम में सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब आयन मंडल से संबंधित है। रेडियो में रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग को बोलते हैं लघु रेडियो, लघु रेडियो तरंग सूक्ष्म तरंग को बोलते हैं। आई रेडियो तरंग का मतलब हो गया दीर्घ रेडियो तरंग, तो दीर्घ रेडियो तरंग और लघु रेडियो तरंग। तो लघु रेडियो तरंग की खोज किया हर्ट्ज, हेनरिक हर्ट्ज, लघु रेडियो तरंग का, दिमाग में रखेंगे। और अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें की खोज किया हर्शेल, अवरक्त किरणें की खोज किया हर्शेल, अवरक्त किरणें। टीवी चलाते हैं उसका जो रिमोट होता है अवरक्त किरणें होता है, दिमाग में रखो। अब एक एक कर कर हम इसको क्लियर करते हैं। अब यहां ध्यान से समझो, हटाएं इसको। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, अगर राधा पुकारोगे तो फिर घनश्याम आएंगे। अब यहां जो है देखो, अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें नोट करते जाना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्रारेड रे, इन्फ्रारेड रे इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ये क्या होता है अवरक्त किरणें, जैसे में टीवी का रिमोट कंट्रोल किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवरक्त किरणें का। अवरक्त किरणें का प्रयोग कहाँ किया है, कोहरा या कुहासा में। कोहरा और कुहासा जो होता है, फॉग एंड मिस्ट, जो अधिक घना होता है कम घना होता है, कोहरा कुहासा कहते हैं, उसमें देखने के लिए अवरक्त किरणें का प्रयोग किया जाता है। दूरी तक सिग्नल भेजने के लिए, दूरी तक सिग्नल भेजने के लिए अवरक्त किरणें का प्रयोग किया जाता है। टीवी रिमोट कंट्रोल में इसका प्रयोग किया जाता है। कोहरा किया हुआ है पूरा, अब फोटोग्राफी हमको लेना है, कोई घटना घट गया कोहरा में तो फोटोग्राफी लेना है, उसमें अवरक्त किरणें का प्रयोग किया जाता है, अवरक्त किरणें का प्रयोग किया जाता है। दोपहर में सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश से आपका गर्म सिर हो जाता है अवरक्त किरणें के कारण, यानी कि गर्म होना अवरक्त किरणें। रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणें, कोहरा कुहासा में देखने के लिए अवरक्त किरणें, दूरी तक सिग्नल भेजने के लिए अवरक्त किरणें,
कोहरा में यदि फोटोग्राफी लेना है तो अवरक्त किरणें इंफ्रारेड ले। और इसकी खोज कौन किया था? तो हर्शेल, हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने इनकी जो है खोज किया था। पॉइंट को समझिएगा, हर्शेल ने इनकी खोज किया था। अब यहाँ जो है देखिए नेक्स्ट नंबर देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसको जो है देखो, आपका प्रश्न जो है पूछता है जैसे में परावैंगनिक किरणें, परावैंगनिक किरणें, तब अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे, ये परावैंगनिक किरणें। सबसे पहले परावैंगनिक किरणें से आप एक क्वेश्चन जानते हैं, ये तो जरूर जानता होगा कि परावैंगनिक किरणें को कौन सा परत रोकती है? जानते हो ना? तो ओजोन परत। कहूँ कि क्या ना जानता है, सबको ही जानता है। लेकिन एक बात बताओ, परावैंगनिक किरणें की खोज कौन किया? तो रिटर। एक बात बताओ कि परावैंगनिक किरणें का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जैसे में आप अंगुली का स्याही ऐसे ठेप आप लगाए, अंगूठा का निशान, तो अंगूठा का निशान पता लगाने में, अंगूठा का निशान पता लगाने में परावैंगनिक किरणें। अदृश्य को पढ़ने के लिए, यानी कि जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, अदृश्य पढ़ने के लिए, यानी कि जो दिखाई नहीं पड़ रहा है उसको पढ़ने के लिए परावैंगनिक किरणें का इस्तेमाल किया जाता है। अंगूठा के निशान को पता लगाने के लिए परावैंगनिक किरणें का इस्तेमाल किया जाता है। सूक्ष्म तरंग को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, यानी कि बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए परावैंगनिक किरणें का इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया को मारने के लिए परावैंगनिक किरणें का इस्तेमाल किया जाता है। अंगूठा का निशान पता लगाने के लिए, अच्छा एक बात बता दीजिए, अंगूठा से निशान से दिमाग में बात आ गया, जो मतदान देता है तो अंगुली में स्याही लगाया जाता है, क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। अदृश्य को पढ़ने के लिए परावैंगनिक किरणें, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए परावैंगनिक किरणें का उपयोग किया जाता है। समझ रहे हैं बात को? रिटर ने जो है खोज किया था, ओजोन परत इसको रोकती है, आने नहीं देती है, और इस परावैंगनिक किरणें के कारण त्वचा कैंसर होता है, त्वचा कैंसर होता है। कैंसर को मारो फट सुन। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी, ऑन्को ओनो रहेगा तो ओनो, ओनोलॉजी तो शराब का अध्ययन, और ऑन्यूरोलॉजी तो स्वप्न का अध्ययन। देखो हल्का हल्का अंतर है, ऑन्यूरोलॉजी में स्वप्न, ऑन्कोलॉजी में कैंसर, और ओनोलॉजी ओनो, ओनो शराब का अध्ययन। समझ रहे हैं? कैंसर को इलाज किया जाता है कौन किरणें से? तो गामा किरणें से। गामा किरणें क्या है? देख विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, देखे रेसुआ द्वीप एगा, एगा लास्ट में गा है तो गामा किरणें। क्वाल 60 से गामा किरणें निकलती है, अब हानिकारक जो डेड सेल होता है कैंसर में उसको वह मार देता है। नहीं समझ रहे हैं बात को? रक्त को थक्का, रक्त जब हमारे शरीर में थक्का जम जाता है चोट लगने की वजह से या किसी कारण बस, तो उसको पता कौन लगाता है? तो सोडियम 24। समझ रहे हैं? ब्लड कैंसर क्या होता है? तो हमारे ब्लड में जो WBC होता है, WBC में वृद्धि होता है, उसको ब्लड कैंसर कहते हैं, यानी कि ल्यूकेमिया कहते हैं उसको, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया इसको कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। तो ये परावैंगनिक किरणें हुआ, इसको आप नोट कर लेंगे, मिस्टेक नहीं होगा। अब यहां जो है देखिए क्वेश्चन के आगे कहता है ऐसे, गामा किरणें, गामा किरणें की खोज कौन किया? तो बेकुरल, बेकुरल ने गामा किरणें की खोज किया, बेकुरल ने गामा किरणें की खोज किया, बेकुरल। इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। इसका इस्तेमाल कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। भेदन क्षमता अधिक होने के कारण ही एकदम सीधे भेद देता है अंदर तक, डेड सेल को यह मार देती है गामा किरणें। और जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है उसमें गामा किरणें का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, और सबसे अधिक रेडियो तरंग का बता दिए थे घटते क्रम में, अब बयानी हपिनाला बढ़ते क्रम में। समझ रहे हैं ना? ये आपका है एक्सरे। एक्सरे, एक्सरे क्या है? तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। रेसुआ द्वीप एगा सब विद्युत चुंबकीय तरंग है।
1895 ईस्वी में एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो जर्मनी के। कौन थे? तो रॉन्टजॉन। रॉन्टजॉन ने 1895 ईस्वी में खोज किया एक्सरे का। और यह किस प्रकार का तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह अस्थि को पार नहीं कर सकती है, अस्थि को पार नहीं कर सकती। एकदम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पर फोकस करो। आंत को उपचार करने के लिए एक्सरे, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आंत को उपचार करने के लिए क्रिस्टल संरचना के लिए एक्सरे, आंत के उपचार के लिए एक्सरे, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो न विश्वास है, देखो 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 दिखा देते। देखो क्रिस्टल संरचना के लिए किसका प्रयोग में लाया जाता है? समझ रहे हैं बात को? रात्रि दृष्टि उपकरण के लिए, रात्रि में देखने, हमने क्या बताया? कोहरा और कुहासा में रात्रि में देखने के लिए रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें, रडार में रेडियो तरंग, रेडियो तरंग, क्रिस्टल की संरचना को देखने के लिए पता प्रयोग में किसको? तो एक्सरे का, एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। दूर संचार के लिए, दूर संचार के लिए तो माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंग का प्रयोग किया जाता है दूर संचार के लिए। ये भी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, समझ रहे हैं? अब यहां जो है देखिए, देखो आंत के रोगी का निदान, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आंत के रोगों का निदान, तो आते हैं सब आते हैं सीरियल बाय सीरियल, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। तो एक्सरे विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है। 1895 में जर्मनी के वैज्ञानिक रॉन्टजॉन ने खोज किया, अस्थि को पार नहीं कर सकती है। आंत का निदान के लिए क्रिस्टल संरचना में एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग। ये सब क्या हो गया? अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? बताइए, आप बताइए, शून्य में संचरण कौन नहीं कर सकता है? आप बताओ। विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। अवरक्त किरणें कौन सा है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। आइए, विद्युत चुंबकीय तरंग तो है ही है। तो प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता है? तो नहीं, ये निर्वात में भी होता है, निर्वात में तो सबसे अधिक होता है, निर्वात में भी होता है। अवरक्त किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? तो नहीं। तो ये इसके लिए भी माध्यम की आवश्यकता नहीं, इसके लिए भी माध्यम की आवश्यकता नहीं, इसके लिए भी माध्यम की आवश्यकता नहीं। तो शून्य में संचरण कौन नहीं कर सकता है? तो ध्वनि तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकता है। ध्वनि तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे में आप चंद्रमा पर चले जाएंगे, जैसे में आप चंद्रमा पर चले जाएंगे तो चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं देगा, माध्यम वहां नहीं है। यहाँ क्यों सुनाई जा रहा है? माध्यम है, गैस है, वायु है, वहां पर नहीं है, माध्यम नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर सुनाई नहीं जाएगा। तो शून्य में संचरण नहीं कर सकता है ध्वनि तरंग। शून्य में संचरण, शून्य मतलब निर्वात में संचरण नहीं कर सकता है, लेकिन प्रकाश का तो निर्वात में सबसे अधिक होता है, 3 × 10⁸। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्मिक किरणें क्या होता है? ये भी जो है बीपीएससी में 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 56 से 59 बीपीएससी, समझ रहे हैं ना? 56 से 59 बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कॉस्मिक किरणें किस प्रकार का किरणें हैं। मेरे जीवन का सबसे पहला बीपीएससी रिजल्ट निकाले हैं, सबसे पहली बार एग्जाम दिए हैं और सबसे पहली बार दिया है, सबसे फर्स्ट मेरा रिजल्ट इसी बीपीएससी में है। 82 पर सिलेक्शन हुआ था, 99 मेरा सही था 2015 में, हिला कर रख दिए थे, कुछ नंबर से नहीं हुआ फाइनल, कोई बात नहीं है ना। तो कॉस्मिक किरणें एक आवेशित कण है, एकदम डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन। यहाँ देखो, ये तो बता ही दिए क्रिस्टल की संरचना के लिए तो एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। जैसे में परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन के कोष को भी पता लगाया जाता है एक्सरे से। इलेक्ट्रॉन को, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन के कोष को भी पता लगाया जाता है एक्सरे से। रडार में रेडियो तरंग, रात्रि में रात्रि दृष्टि के लिए, पृष्टि नहीं दृष्टि के लिए
तो अवरक्त किरणें, रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणें, दूर संचार के लिए तो माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म तरंग का। आंत के रोगों का निदान, ये भी देखिए, ये 1999 में शायद 43वीं बीपीएससी हुआ है, 1999 में। पूछो ना, बीपीएससी धुरंधर है। ये आंत के रोगों का निदान एक्सरे, दिमाग में रखिएगा। सीटी स्कैन, इसमें भी एक्सरे। एक्सरे वाला आप लिख लेना, एक्सरे लिख के ऊपर में हेडिंग में देखे कि एक्सरे एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, नोट देके लिख लेना। बहुत ज्यादा एक्सरे से क्वेश्चन पूछता है कि एक्सरे एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्सरे की खोज 1895 ईस्वी में रॉन्ट, जर्मनी के वैज्ञानिक रॉन्ट जॉन ने किया था। एक्सरे का उपयोग लिखिएगा नीचे की ओर, क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए, आंत के रोगों का निदान करने के लिए, सीटी स्कैन करने में, समझ रहे हैं ना। आप लिख लीजिएगा कि एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। एक्सरे अस्थि को पार नहीं कर सकती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज कौन किया? तो मैक्सवेल, ये पहले ही हमने बता दिया। इसकी खोज जो है मैक्सवेल ने किया, विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज। रेडियो तरंग के लिए उत्तरदायी है, रेडियो तरंग के लिए कौन उत्तरदायी है? ये पीसीएस में भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रेडियो तरंग के लिए कौन उत्तरदायी है? रेडियो तरंग किस में होता है? रडार में। बेटा, रेडियो तरंग के लिए कौन उत्तरदायी है? मान लिया कि ये मंडल के विषय में पूछ रहा है तो आयन मंडल, मंडल के विषय में पूछ रहा है। बेतार का तार का संपर्क किस मंडल को परावर्तित किया जाता है? तो आयन मंडली। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होकर होती है? तो आयन मंडल ही। यानी कि ये तीनों का आंसर आयन मंडल होगा। इसको आप नोट बना लेना। ये तीनों का तीनों क्वेश्चन, तीनों का आंसर एक ही को आंसर है, आयन मंडल। रेडियो तरंग के लिए कौन मंडल उत्तरदायी है? तो आयन मंडल। बेतार का तार के लिए कौन मंडल उत्तरदायी है? तो आयन मंडल। और दीर्घ रेडियो तरंग के लिए कौन मंडल उत्तरदायी है? तो आयन मंडल। रेडियो तरंग बोलो या दीर्घ रेडियो तरंग बोलो या बेतार का तार बोलो, सब के लिए आयन मंडल जो है उत्तरदायी है। यानी कि क्वेश्चन है 3 को, आंसर है 1 गो। ये तीनों कोई ना कोई कहीं ना कहीं टकरा जाएगा। इसको नोट, ये तीनों को आराम से नोट 1 और नोट 2 और नोट 3 देके ये तीनों को आराम से लिख लेना। एक्सरे वाला भी आराम से नोट देके लिख लेना कि आंत के रोगों का निदान करने के लिए, देखो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीटी स्कैन में, क्रिस्टल की संरचना में, ये सब एक्सरे को एक तरफ लिख लेना। अवरक्त किरणें वाला को लिख लेना कि रिमोट कंट्रोल में, रात्रि दृष्टि में, कोहरा और कुहासा में देखने के लिए, ये सब अवरक्त किरणें को एक जगह जो है लिख लेना। रिजल्ट छूट जाएगा, छूटने नहीं देंगे रिजल्ट को। अब समझ रहे हैं? अब आप तरंग से क्वेश्चन दे देगा, बनाना पूरा मेरे विश्वास है कि बन जाएगा। सबसे ज्यादा तो आपको मिस्टेक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग में, वो मिस्टेक नहीं होगा। गामा किरणें आप जान गए, अवरक्त किरणें जान गए, परावैंगिक किरणें जान गए, एक्सरे जान गए, रेडियो तरंग जान गए, सूक्ष्म तरंग जान गए। और जो दृश्य प्रकाश को जो 7 रंगों में विभक्त किया गया है, ये हम बहुत ढंग से बताए हैं। आप देख लीजिएगा वीडियो को, एक ही चीज को कौन सी बताते रहे एक वीडियो में, देख लीजिएगा। क्या कुछ हो रहा है अंतर एकदम? लेकिन नोट बनाने का तरीका सीखो। एक्सरे को हेडिंग में दे देना, एक्सरे से जो जो इसमें बताए हैं सब एक तरफ लिख लेना। एगो पेज एक्सरे का बना दो, एगो आधा पेज बना दो परावैंगिक किरणें का, आधा पेज बना दो गामा किरणें का, आधा पेज बना दो अवरक्त किरणें का। पहले ही पेज बना दो। एक्सरे का एगो पेज बना दो, आधा पेज बना दो। मान लिया कि एगो पेज है, मान लिया कि एगो पेज है ये, तो आधा ही बना दो, आधा ही बना दो, फिर आधा ही बना दो, आधा ही बना दो। और सब में जहां जहां जो जो पॉइंट बताए हैं सब में उसको जो नोट करते जाओ। अच्छा तुम ही बताओ, छूटेगा क्वेश्चन? नहीं छूटेगा, है ना। अगर राधा पुकारोगे तो फिर घनश्याम आएंगे। बोलो राधा, राधे राधे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको आज एकदम प्रण लो
कि इसको हमको नोट बनाकर कंप्लीट करके अब हमको छोड़ना है। अब उसको नोट को बार बार देखेंगे ना, मिस्टेक नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जितना भी ये सब बताए हैं, माइंड में ना आ रहा होगा कि हाँ 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 ये क्वेश्चन मैं यहाँ देखे, यहाँ देखे, वहाँ देखे, वहाँ देखे, वहाँ देखे, वहाँ ना दिमाग में आ रहा है? आ रहा है ना दिमाग में? गामा किरणें की खोज बेकुरल, दृश्य प्रकार का खोज न्यूटन, परावैंगनिक किरणें का रिटर, रेडियो तरंग का मार्कोनी, सूक्ष्म रेडियो तरंग का हेनरिक हर्ट्ज। क्वेश्चन छूट जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोलो राधे राधे।